आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमोल कोचिंग में। आज मैं आपके लिए 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूं। इससे पहले हमने 150 प्रश्नों पर विस्तार में चर्चा की है। यदि आप लोगों ने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक दिए हैं, आप उनमें जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? 9, 11, 13 या 36? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है 11। चाहे आपसे मानक स्वर पूछा जाए या उच्चारण के आधार पर स्वर पूछा जाए या कुल स्वर पूछा जाए तो आपके कितने स्वर होंगे? 11। यदि आपसे लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या पूछी जाए तो तब होंगे आपके 13। तब इसमें हम अंग और आ स्वर को भी जोड़ लेते हैं। वैसे अ से औ तक जितने भी आपके स्वर होते हैं वही 11 स्वर माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अ व क ब अर्थात की और अ और क वर्णों का उच्चारण स्थान है। तालु, कंठ, ओष्ठ या मूर्धा? अ, क, तो ये स्वर हैं आपके कंठ्य और क के अलावा कंठ्य स्वर हैं आपके। आपने एक शब्द याद रखना है, अकह विसर्ग। अकह विसर्ग। अ से अ और आ स्वर, क से आपका पूरा वर्ग आता है, क ख ग घ ण। ह से ह वर्ण और विसर्ग से विसर्ग वर्ण आ। ठीक है, ये सारे वर्ण आपके कंठ्य वर्ण। तालव्य वर्ण होते हैं इच यश, ई, च से च्वर्ग, य से य और श से श। औष्ठ वर्ग होते आपके उप, उ से उ स्वर और प से प वर्ग। और मूर्धन्य वर्ण होते हैं आपके री, टश। री से री वर्ण, ट से ट्वर्ग वर्ण और श से स। ठीक है, तो ये थे आपके अ और क वर्ण आपके कंठ्य वर्ण। अकह विसर्ग जो जितने भी आपके कंठ्य वर्ण हैं। औष्ठ्य वर्ण के लिए उप, मूर्धन्य वर्ण के लिए रीटस शब्द याद रखें और तालु वर्ण के लिए इचस। और पांचवा वर्ग है हमारा दंत्य। तो दंत्य वर्ण में याद रखें आप तस, त से त्वर्ग और स से स। ठीक है, तो ये 5 वर्ग हैं जिनके उच्चारण स्थान है आपके। तालु का इचयश याद रखें, कंठ का अकह विसर्गा, ओष्ठ के लिए उप और मूर्धा के लिए रीटस तथा दंते के लिए तस। ये 5 शब्द यदि आपको याद हैं तो पूरे के पूरे आपके ये 5 वर्गों से रिलेटेड जितने उच्चारण स्थान हैं वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। बस 1-2 बार इन शब्दों को याद करने की प्रैक्टिस करें और इन्हें समझें कि कैसे हमें इन्हें याद रखें। अगला प्रश्न है, भीति चित्तर सुंदर है। वाक्य में भीति से क्या अभिप्राय है? भय, द्वार, दीवार या छत? तो भीति का अर्थ होता है दीवार। वह का बहुवचन क्या है? वो, वह सब, वे या उन? तो वह का बहुवचन शब्द होता है वे। लकड़ी शब्द है। अगला प्रश्न है, लकड़ी शब्द है देशज, विदेशी, यौगिक या इनमें से कोई नहीं? तो लकड़ी शब्द है आपका देशज भाषा का शब्द। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनका जन्म अपने ही देश में हुआ हो, या फिर हम इन्हें कह सकते हैं जो भी हमारे क्षेत्रीय भाषा के या स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं उन्हें ही देशज शब्द कहा जाता है। और विदेशी शब्द होते हैं जो अन्य भारत की भाषा को छोड़कर अन्य देशों की जितनी भी भाषाएं होती हैं। और यौगिक शब्द होते हैं जो 2 शब्दों के मेल से या फिर शब्द और शब्दांश के मेल से बने होते हैं। अगला प्रश्न है, हाथी का स्त्रीलिंग है। हाथिन, हाथीनी, हथीनी या हथीनी? ठीक है, तो हाथी का स्त्रीलिंग शब्द है हथीनी, ना कि हाथीनी होता है। ठीक है, हाथी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? हथीनी। कायर का बहुवचन है। कायर, कायरों, कायरता या इनमें से कोई नहीं? तो कायर का बहुवचन शब्द है कायरों। कायर का बहुवचन शब्द क्या है? कायरों। और कायर शब्द है आपका विशेषण शब्द और कायरता शब्द है आपका भाववाचक शब्द। ठीक है, कायर शब्द खुद में क्या आपका विशेषण है। ये किसी इंसान की विशेषता होती है कि वो कायर है। ठीक है, विशेषता ही मानी जाती है। जो भी गुण अवगुण होते हैं वो सारे विशेषण में आते हैं। ठीक है, कायरों है बहुवचन और कायरता शब्द है आपका भाववाचक शब्द। क्योंकि कायरता को हम क्या कर सकते हैं, किसी की कायरता को देख नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं। पति में समास है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास। लखपति का सबसे पहले समास विग्रह कीजिए। लाख का पति।
ठीक है। जैसे हम अरबपति को बोलते हैं, मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होते हैं, अरबों के हिसाब से पैसे, उसे बोलते हैं अरबपति। करोड़पति, लखपति, मतलब कि लाख का पति, पति होता है स्वामी, ठीक है, मतलब जो अधिक धन का स्वामी होता है। तो का जहाँ भी आपका कारक चिन्ह आता है वो समास होता है आपका तत्पुरुष समास। तो यहाँ का कारक चिन्ह हमें देखने को मिल रहा है, अर्थात यहाँ कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। अव्ययभाव समास की पहचान होती है जिसका पूर्व पद अव्यय होता है या फिर उपसर्ग होता है। और द्वंद्व समास में दोनों शब्द एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। और बहुव्रीहि समास में जो शब्द होता है वो सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को ग्रहण करता है। और तत्पुरुष समास की पहचान है कि इसमें हमें कारक चिन्ह देखने को मिलते हैं जब हम समास विग्रह करते हैं। द्विगु समास की पहचान है कि इसका पूर्व पद जो होता है संख्यावाची होता है और साथ में जो उसका उत्तर पद संज्ञा पद होता है वो किसी चीज के समूह को दर्शाता है। और कर्मधारय समास होता है जिसमें विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है दोनों पदों के मध्य। ठगना की भाववाचक संज्ञा है ठगनी, ठगी या ठगना। तो ठगना की भाववाचक संज्ञा है ठगी। अगला प्रश्न है तेज का विशेषण है तेजा, तेजस, तेजस्वी या इनमें से कोई नहीं। तो तेज का विशेषण शब्द है तेजस्वी। और तेजस्वी शब्द आपका पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द होता है तेजस्विनी। प्रश्न है अतिरिक्त में उपसर्ग है अति, रिक्त, रक्त या अत्य। तो अतिरिक्त में उपसर्ग है आपका अति। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द से पहले जुड़कर शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। और इनकी पहचान है कि जो भी आप किसी भी शब्द से उपसर्ग छांटते हैं तो पहले उसके पीछे वाला शब्द निकालिए, ठीक है। पीछे वाला शब्द जो होता है एक पूरा शब्द होना चाहिए, उसके अलावा जो रह जाता है वो आपका क्या है, उपसर्ग होता है। अंग का पर्यायवाची शब्द है देह, कानन, मद या दृग, ठीक है। तो कानन शब्द होता है पर्यायवाची होता है जंगल का। मद शब्द पर्यायवाची होता है घमंड का। और दृग शब्द पर्यायवाची है नेत्र का। तो कौन सा रह गया आपका, देह। देह शब्द पर्यायवाची है अंग का, ठीक है। अंग शब्द का पर्यायवाची है देह अर्थात शरीर। अगला प्रश्न है अर्पण का विलोम है अल्प, बहुज्ञ, अनावृत या ग्रहण। अर्पण होता है त्यागना और ग्रहण होता है अपनाना, ठीक है। तो अर्पण का विलोम शब्द है ग्रहण, ठीक है। अगला प्रश्न है बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही हुई बात के लिए एक उपयुक्त शब्द है अंतःपुर, अभीष्ट, अनिर्वचनीय या अतिशयोक्ति। तो बहुत चढ़ाकर जो कही गई बात होती है उसे कहते हैं अतिशयोक्ति। आपने अलंकार भी पढ़ा होगा अतिशयोक्ति, जिसमें बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। प्रश्न है कृष्ण शब्द का विलोम है काला, श्याम, श्वेत या श्यामला। तो कृष्ण के ही पर्यायवाची शब्द हैं काला, श्याम और श्यामला। और श्वेत का अर्थ होता है सफेद, ठीक है। तो काला का कृष्ण का विलोम होता है श्वेत। यदि श्वेत ना होकर आपके पास शुक्ल दिया जाए तो वो भी आपका कृष्ण का विलोम शब्द होता है। कृष्ण का अर्थ होता है काला और सफेद का अर्थ होता है सफेद, शुक्ल का अर्थ भी सफेद। अगला प्रश्न है पूर्ण शब्द का पर्यायवाची है अधूरा, अपूर्ण, पूर्ण, रिक्त या पूरा। अधूरा शब्द होता है आधा, अपूर्ण मतलब आधा, पूर्ण पूरा, पूर्ण का पूर्ण तो होगा नहीं, रिक्त जो होता है खाली। और पूर्ण शब्द का पर्यायवाची कौन है फिर, पूरा, ठीक है। अधूरा और पूर्ण दोनों ही आपके एक पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है हाथ का तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत भाषा के शब्द और तद्भव शब्द होते हैं हिंदी भाषा के शब्द। तो हाथ का तत्सम शब्द है हस्त। पक्षी का बहुवचन है पक्षीगण, पक्षियों, पाखी या पक। अगला प्रश्न है हिंदी व्याकरण के अनुसार कारकों की संख्या है 5, 6, 7 या 8। तो हिंदी व्याकरण के अनुसार कारकों की संख्या है 8। इसका सही उत्तर होगा 8। अगला प्रश्न है घर का तत्सम रूप है ग्रह, गृह, ग्राह या ग्रहण। तो घर का तत्सम रूप है गृह। अगला प्रश्न है हवा का पर्यायवाची नहीं है अनिल, अनल, वायु या पवन। अनिल हवा का पर्यायवाची है, वायु हवा का पर्यायवाची है, पवन हवा का पर्यायवाची है और अनल किसका पर्यायवाची है, आग का। तो कौन सा शब्द होगा जो हवा पर का पर्यायवाची नहीं है, अनल।
अगला प्रश्न है दवाई शब्द का बहुवचन है। दवाइयों, दवाइयों, दवाइयाँ या दवाइयाँ। एक वचन शब्द दवाई में तो बड़ी होती है, लेकिन जब इसका हम बहुवचन बनाते हैं तो इसका दीर्घ का क्या हो जाता है, लघु, और आगे इसके साथ जुड़ जाता है या। तो दवाई शब्द का सही बहुवचन होगा दवाइयाँ। अगला प्रश्न है कंजूस शब्द का विलोम शब्द है। धनी, कृपण, उदार या अनुदार। तो कंजूस शब्द का विलोम शब्द होता है उदार। बाकी कृपाण और अनुदार कंजूस के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनें। इन शब्दों के अनेकों रूप हैं, इन शब्दों के अनेक रूप हैं, इन शब्दों का अनेक रूप है या इन शब्दों का अनेकों रूप है। तो सही वाक्य होगा आपका इन शब्दों के अनेक रूप हैं, क्योंकि अनेक शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। सही शब्द क्या होगा, सही आंसर होगा इन शब्दों के अनेक रूप हैं। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द विशेषण है। गर्मी, गरम, गर्माहट या गरमाना। विशेषण शब्द है जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर आप हमेशा याद रखें कि जब भी हमने विशेषण शब्द छाड़ना है तो उसके साथ एकदम से आपकी संज्ञा शब्दों का प्रयोग हो जाता है। जैसे पानी शब्द क्या है, संज्ञा शब्द है। यदि हम पानी को गर्मी के साथ जोड़ते हैं तो क्या आपका ये युग्म सही हो रहा है, गर्मी पानी, गर्माहट पानी, गरमाना पानी या फिर गर्म पानी। सही शब्द आपका कौन सा हो रहा है, सही युग्म आपको कौन सा लग रहा है, गर्म पानी। ये आपका क्या है, विशेषण। गर्मी और गर्माहट शब्द हैं आपके भाववाचक शब्द। गर्मी शब्द भी है भाववाचक शब्द, भाववाचक संज्ञा शब्द, और गर्माहट शब्द भी आपका भाववाचक संज्ञा शब्द है। भाववाचक संज्ञा शब्द वे शब्द होते हैं जिनको हम केवल फील कर सकते हैं, ना उनको टच कर सकते हैं, ना उनको देख सकते हैं, ना उनको छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, केवल उन्हें क्या कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। अब गर्मी शब्द और गर्माहट को हम क्या कर सकते हैं, महसूस। अगला और अंतिम क्वेश्चन है एक हाथे एक हाथ ले कहावत का अर्थ है। नकद सौदा करना, थप्पड़ मारना, हाथ मिलाना या उधार लेना। एक हाथे एक हाथ ले कहावत का अर्थ है नकद सौदा करना। आज के वीडियो में हमने हिंदी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की, जहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।